बोलने वाले जानवरों की इस दुनिया में एक बच्चा बकरा रहता है जिसका नाम वुल होता है। वुल का ख्वाब है कि वो एक बड़ा रोर बॉल प्लेयर बने। उसकी माँ लुईज बड़ी मुश्किल से थॉर्न्स टीम के मैच की टिकट्स का इंतजाम करती है, जो वडेरा शहर की टीम होती है। मैच शुरू होता है और स्टेडियम तब जोश में आता है जब टीम की सबसे बड़ी स्टार जेट मैदान में उतरती है और एक के बाद एक बास्केट करती है। जेट को इतने करीब से खेलते देखकर वुल अपनी माँ से वादा करता है कि एक दिन वो भी जेट जैसा बड़ा प्लेयर बनकर दिखाएगा। 10 साल गुजर जाते हैं और वुल अब एक जवान बकरा बन चुका है जो दिन रात रोर बॉल की प्रैक्टिस करता है। अफसोस की बात यह है कि लुईज का इंतकाल हो चुका है और वुल अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो उसी ढाबे में डिलीवरी बॉय का काम करता है जहां उसकी माँ काम करती थी, ताकि अपने कमरे का किराया भर सके। एक दिन काम खत्म करके वुल अपने पसंदीदा कोर्ट द केज में प्रैक्टिस करने जाता है। वुल इस खेल में बहुत टैलेंटेड होता है, मगर जैसे ही वो अपना आखिरी शॉट लगाने लगता है, एक बड़ा भालू हवा में ही बॉल पकड़ लेता है और उसे छत पर फेंक देता है। ग्रिज और उसकी गैंग वुल का मजाक उड़ाते हैं और उसे कोर्ट से निकाल देते हैं, ये कहकर कि वो रोर बॉल खेलने के लिए बहुत छोटा है। वुल की जिंदगी मुश्किल तो थी ही, मगर जेट के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। जेट एक बहुत बड़ी प्लेयर होने के बावजूद अपनी करियर के बुरे दौर से गुजर रही थी। थॉर्न्स ने सालों से कोई टाइटल नहीं जीता था और फैंस अब उस पर रिटायर होने का दबाव डाल रहे थे। जेट अपनी टीम की मालकिन फ्लो से बात करती है कि उसे बेहतर प्लेयर्स चाहिए ताकि वो क्लॉ ट्रॉफी जीत सके। फ्लो को अपनी टीम की परवाह तो नहीं होती, मगर वो नए टैलेंट की तलाश का वादा करती है। वापस विल की तरफ आते हैं। वो अपने छोटे से कमरे में जाने की कोशिश करता है जब बिल्डिंग का मालिक फ्रैंक, जो कि एक गिलहरी स्क्विरल होता है, उससे पुराना किराया मांगता है। हालांकि वो उस जवान बकरे को पसंद करता है, लेकिन फ्रैंक को दर्जनों छोटी गिलहरियों का पेट पालना होता है, जिनमें थियो भी होता है, जो विल का बहुत बड़ा फैन होता है। वो जवान लड़का अगले दिन पैसे देने का वादा करता है, लेकिन उसे महीने के आखिर तक पैसे नहीं मिलने होते, इसलिए उसे कोई और रास्ता निकालना पड़ता है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने ऑफिशियल थॉर्न्स स्नीकर्स बेच दे, जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किए थे। फिर विल अपने दोस्तों के साथ एक जूतों की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार उन स्नीकर्स की सिर्फ आधी कीमत देने पर राजी होता है। पहले तो विल मना कर देता है, लेकिन अगर उसे पैसे ना मिलते तो उसे अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता। इसी कश्मकश में डैरल अपने फ़ोन पर एक लाइव स्ट्रीम दिखाता है जहां मेन नाम का एक घोड़ा, जो कि वॉल्केनोज का प्रोफेशनल प्लेयर होता है, केज में एक चैलेंज कर रहा होता है। खुद को साबित करने का मौका देखकर विल पेमेंट कबूल करता है और अपने दोस्तों के साथ कोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मेन आम लोगों को बेस्ट ऑफ 3 मैचेस का चैलेंज दे रहा होता है, मगर जो भी कोशिश करता है, ग्रिस समेत, वो उस प्लेयर से हार जाता है। वो बंदा शेखियां बघारना शुरू कर देता है और वाइनलैंड शहर का मजाक उड़ाता है कि रोड बॉल के मामले में इस शहर के पास कुछ नहीं है। विल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अगला चैलेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है, मगर मेन उस छोटे बकरे का मजाक उड़ाता है और उसे भाग जाने को कहता है, क्योंकि वो खेलने के लिए बहुत छोटा होता है। लेकिन विल डरता नहीं है, बल्कि अपने किराए के पैसों की शर्त लगा देता है ताकि साबित कर सके कि वो एक असली खिलाड़ी है। आसपास खड़े सब लोग उसके इस रवैये पर हैरान होते हैं और मेन चैलेंज मान लेता है, जहां जीतने वाला वो होगा जो पहले 3 बास्केट्स करेगा। वो प्लेयर इतना पुरेतमाद होता है कि वो इस नए लड़के को पहले बारी दे देता है, मगर उसकी बदकिस्मती कि विल एक लंबा शॉट मारता है और पहला पॉइंट स्कोर कर लेता है। आवाम चिल्लाती है और मेन उस जवान बकरे से बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पागल आदमी को ड्रिबल करके निकल जाता है और लगातार दूसरा बास्केट भी कर देता है। सिर्फ 1 पॉइंट बचा होता है। विल बास्केट की तरफ भागता है, मगर मेन अपना सब्र खो देता है और जोर जबरदस्ती से उस जवान बकरे से बॉल छीन लेता है। फिर वो बड़ी आसानी से 2 पॉइंट स्कोर करता है और आखिरी शॉट पर मेन ऊपर उछलता है और विल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है और वो प्लेयर बॉल को बास्केट में ठोंक देता है। बदकिस्मती से मेन जीत जाता है और विल को वो पैसे देने पड़ते हैं जो उसने स्नीकर्स बेचकर कमाए थे। हालात मजीद ख़राब तब होते हैं जब वो बिल्डिंग वापस आता है और देखता है कि उसके कमरे में कोई नया किराएदार आ चुका है और उसका सामान बाहर पड़ा होता है और साथ में फ्रैंक का एक माजरतनामा नोट भी होता है। थोड़ी देर बाद थियो खिड़की पर आता है और हालांकि वो मदद तो नहीं कर सकता, मगर वो विल को गुड लक कहता है और बताता है कि उसे उसके टैलेंट पर यकीन है। वो जवान लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो कुछ दिन डैरल और हैना के घर गुजारने चला जाता है, जब तक उसे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता।
अगली सुबह विल काम पर निकलता है, मगर शहर का हर बंदा उसे हैरत से देख रहा होता है। समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो जवान बकरा डाइनर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फ्लो से होती है। वो कहती है कि वो उस जवान बकरे की परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुई है और गौर किया कि इतना छोटा कद होने के बावजूद उसने एक प्रोफेशनल प्लेयर को तकरीबन हरा ही दिया था। फ्लो फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और उस जवान लड़के को थॉर्न्स ज्वाइन करने का मौका देती है, एक रुकी के तौर पर। विल को यकीन ही नहीं आता कि ये सच है और वो बिना सोचे समझे ऑफर कबूल कर लेता है। बाद में जेट अपने घर पर खबरें देख रही होती है जब उसे पता चलता है कि फ्लो ने टीम को मजबूत करने के लिए एक 5 फुट 7 इंच के जवान प्लेयर को साइन कर लिया है। वो पैंथर इतनी गुस्से में आती है कि सीधा अपनी बॉस के ऑफिस जाती है वजाहत मांगने के लिए, मगर फ्लो कहती है कि उसने प्लेयर की दरख्वास्त पूरी कर दी है और अब वो उस जवान बकरे को टीम में बैकअप के तौर पर ट्रेन कर सकती है। विल इस मौके का फ़ायदा उठाता है और जेट को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, मगर उसे कोई परवाह नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है और वादा करती है कि वो रोड बॉल चैंपियनशिप अकेले ही जीतेगी। कुछ दिन बाद थॉर्न्स की पहली बड़ी गेम का वक्त आता है, जहां स्टेडियम में वुल का तारुफ करवाया जाता है। गेम शुरू होने से पहले वो टीम के बाकी मेंबर्स से मिलता है। ओलिविया शुतुरमुर्ग, आर्ची गेंदा, लेनी जिराफा और मोटो कोमोडो ड्रैगन। पूरा ग्रुप जमा होने के बाद टीम्स कोर्ट में आती हैं, मगर थॉर्न्स के फैंस उसके छोटे कद की वजह से उसे बू यानी बुरा भला कहते हैं। मजीद बहस से बचने के लिए कोच डेनिस फैसला करता है कि इस रुकी को बाकी मैच के लिए बेंच पर ही बिठाया जाए। आखिरकार रेफरी गेम शुरू होने का इशारा करता है और हालांकि वो खेल नहीं रहा होता, मगर विल पुरुमीद रहने की कोशिश करता है और अपनी टीम की जीत के लिए चीयर करता है। मगर जेट की कोशिशों के बावजूद टीम आपस में तालमेल नहीं बिठा पाती और हार जाती है। मजीद गेम्स होती हैं और थॉर्न्स एक के बाद एक हार का सामना करती है, जबकि विल ये सब बेंच से देखने पर मजबूर होता है। टीम लीग में बिल्कुल नीचे लग जाती है और अगर वो अगली गेम हार गए तो थॉर्न्स क्लॉ ट्रॉफी को हमेशा के लिए भूल सकती है। मैच दूसरे शहर में होना होता है और टीम जहाज से सफ़र करती है, मगर सफ़र के दौरान ओलिविया बताती है कि मेन ने एक नया म्यूज़िक वीडियो बनाया है। इस बार उसने थॉर्न्स के रुकी का मजाक उड़ाया होता है, ये कहकर कि विल कभी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकेगा। इस वजह से वो जवान बकरा पूरे इलाके में मजाक बन जाता है और मज़ीद मायूस हो जाता है, ये सोचकर कि उसे रोड बॉल में अपना टैलेंट साबित करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। बाद में थॉर्न्स का सामना शैडोज से होने का वक्त आता है और जैसा कि तवक्को थी, विल बेंच पर ही बैठा रहता है। गेम बहुत इंटेंस चल रहा होता है और सिर्फ कुछ मिनट बचे होते हैं जब सामने वाली टीम की एक प्लेयर ऑफेंसिव मूव करती है। वो बास्केट की तरफ उछलकर स्कोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जेट उसे हवा में ही धक्का दे देती है और जैसे ही बॉल उसके पास आती है वो काउंटर अटैक के लिए तैयार होती है। हालांकि रेफरी धक्का देने की वजह से फाउल दे देता है और उस प्लेयर को बाकी गेम के लिए बेंच पर बैठना पड़ता है। बेंच पर अकेले प्लेयर होने की वजह से विल को उसकी जगह बुलाने आता है और आसपास हर कोई उस छोटे बकरे का उसके कद की वजह से मजाक उड़ाता है, लेकिन वो अब इस बारे में नहीं सोच सकता और जैसे ही रेफरी गेम दोबारा शुरू करता है, लेनी बॉल हासिल करने में कामयाब हो जाता है और पास देने की कोशिश करता है। आर्ची और बाकियों को अपोजिंग प्लेयर्स ने पकड़ा होता है, लेकिन अपने कद की वजह से वूल पर किसी की नज़र नहीं पड़ती और वो बॉल मांगता है। कोई और चारा ना होने की वजह से जिराफा वूल को पास देता है, लेकिन थ्रो इतना ऊंचा होता है कि वो उस तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी रुकी रॉक्सेलैक्टाइड से भरे मैदान में दौड़ता है और बॉल पकड़ लेता है जब तक कि 2 अपोजिंग प्लेयर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं। ये जानते हुए कि वो उनके हमले का सामना नहीं कर सकेगा, विल एक मौका लेता है और 3 पॉइंट शॉट की कोशिश करता है। राइवल प्लेयर्स उसे हवा में पकड़ने के लिए उछलते हैं, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती है और बॉल हूप से गुजर जाती है और थॉर्न्स पॉइंट स्कोर कर लेती है। तमाम तमाशाई वूल से मुतासिर होते हैं, जो रोर बॉल में पॉइंट स्कोर करने वाला पहला दरमियाने कद का जानवर होता है। हालांकि शैडो टीम ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली और जैसे ही उन्हें बॉल पर कब्जा मिलता है, वो एक नया ऑफेंसिव प्ले शुरू कर देते हैं। टीम का फॉरवर्ड एक अजीमुल जिस्सा सांड कोर्ट में दौड़ता है और बास्केट तक पहुंच जाता है, बॉल को डंक करता है और एक और पॉइंट स्कोर करता है। गेम में सिर्फ कुछ सेकंड बचे होते हैं। विल टीम को बेंच पर इकट्ठा करता है और जीतने वाला पॉइंट स्कोर करने के लिए एक प्ले सेट करता है। सब कुछ प्लान करने के बाद टीम गेम में वापस आती है
और विल को बॉल मिलती है, लेकिन राइवल टीम का एक प्लेयर उसे मार्क कर रहा होता है। ये देखकर कि लेनी खुला है, विल पीठ के पीछे से पास देता है और जैसे ही जिराफा बॉल पकड़ता है वो उछलता है और उसे बास्केट में डंक कर देता है, जीतने वाला पॉइंट स्कोर करता है। इतनी हारों के बाद थॉर्न्स आखिरकार गेम जीत जाती है और हर कोई टीम के लिए चीयर करता है, खासतौर पर विल के लिए जिसे मैच का हीरो समझा जाता है। इसके बावजूद जेट नाराज होती है कि वो आखिर तक नहीं खेली और अकेला रहना पसंद करती है। थोड़ी देर बाद टीम वाइनलैंड वापस जाती है और लेनी और बाकी सब विल को कार्ड्स खेलने की दावत देते हैं। जवान बकरा कबूल करता है और पूछता है कि जेट कहाँ है, लेकिन आर्ची कहता है कि उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। सच ये है कि टीम उसके साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं, क्योंकि वो प्लेयर अकेला रहना पसंद करती है और जब टीम मैच जीतती है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। कार्ड्स का खेल जारी रहता है जब तक कि फ्लो वीडियो कॉल के जरिए उनसे राब्ता करती है, सबको जीत पर मुबारकबाद देती है। इसकी वजह से थॉर्न्स दोबारा सेलिब्रिटीज बन गए होते हैं और उन्हें एक मार्केटिंग कैंपेन में हिस्सा लेने की दावत भी मिलती है। प्लेयर्स इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड होते हैं और अगले दिन वो स्नीकर्स कमर्शियल फिल्म करने के लिए स्टूडियो जाते हैं। रिहर्सल्स अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जब जेट की बारी आती है, कमर्शियल स्क्रिप्ट कहती है कि उसे टीम की टॉर्च नए प्लेयर को पास करनी होगी। ये सुनकर पैंथर ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अब भी टीम की बेहतरीन प्लेयर है और किसी टैलेंटलेस रुकी से रिप्लेस नहीं होगी। विल इस बात से ऑफेंड हो जाता है और उकसावे का जवाब देता है, ये कहकर कि टीम सिर्फ इसलिए जीत सकी क्योंकि जेट गेम में नहीं थी। ये अल्फाज पैंथर को गुस्सा दिला देते हैं और वो स्टूडियो से चली जाती है और विल माफ़ी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है। जेट कहती है कि वो लोगों को ये कहते सुनकर तंग आ चुकी है कि वो अपनी उम्र की वजह से अब नहीं खेल सकती। दोनों रस्तों पर चलते हुए बात जारी रखते हैं, लेकिन टीम के फैंस प्लेयर को पहचान लेते हैं और ऑटोग्राफ्स और सवालों के लिए उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। पैंथर भागने की कोशिश करती है और विल उसकी मदद करने का फैसला करता है, उसे एक रास्ता दिखाता है जहां से वो बिना नजर आए निकल सकते हैं। फिर दोनों शहर से भाग निकलते हैं, सड़क पार करते हैं और तकरीबन एक कार एक्सीडेंट करवा देते हैं जो पुलिस की तवज्जो खींच लेता है। विल फिर जेट को सबवे ले जाता है और इससे पहले कि वो पुलिस, फैंस और पापराजी के हाथों पकड़े जाएं, वो ट्रेन पर सवार होते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत अरसे में पहली बार जेट मज़ा करने में कामयाब हुई और तस्लीम करती है कि वो हर दिन प्रेशर महसूस करती है, क्योंकि वो टीम को जीत की तरफ ले जाने में नाकाम रही है। उसका सबसे बड़ा ख्वाब टीम के लिए क्लॉ ट्रॉफी लाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और महसूस करती है कि फैंस अब उसकी सलाहियत पर यकीन नहीं करते। हालांकि विल उसे गलत साबित करने का फैसला करता है और उसे वाइनलैंड के डाइनर ले जाता है, जहां जेट का तालियों से इस्तकबाल किया जाता है। इसके अलावा पूरी जगह प्लेयर की यादगारों और तस्वीरों से सजी हुई है, जो थॉर्न्स टीम में उसके बेहतरीन लम्हात को दिखाती हैं। ये देखकर कि उसकी कोशिशें बेकार नहीं गईं, जेट विल का शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि वो रॉ बॉल प्लेयर कैसे बना। जवान बकरा फिर उसे अपनी माँ के साथ एक तस्वीर दिखाता है जिसने शुरू से उसकी मदद की और यहाँ तक कि जेट के ऑफिशियल स्नीकर्स खरीदे। ये जुमला लिखा, इन पर बड़े ख्वाब देखो। बदकिस्मती से वो बहुत बीमार हो गई और विल को वाइनलैंड के रिहायशियों ने संभाला, जो उसकी सलाहियत पर यकीन रखते थे। उसे अपनी माँ के दिए हुए स्नीकर्स भी बेचने पड़े, लेकिन वो थॉर्न्स के लिए एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने का अपना वादा पूरा करने का इरादा रखता है। जेट इन अल्फाज से मुतासिर होती है, लेकिन जल्द ही टीम की एक कार प्लेयर को वापस घर ले जाने के लिए आ जाती है। शाम के वक्त जेट अपने कमरे में अकेली होती है जब उसे पता चलता है कि मेन थॉर्न्स टीम को जलील करने के लिए एक और लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इससे तंग आकर वो स्ट्रीम ज्वाइन करने का फैसला करती है और मेन को कहती है कि मेरी टीम को तंग करना बंद करो, क्योंकि जल्द ही वो क्लॉ ट्रॉफी जीतेंगे विल की वजह से। जेट आखिरकार अपने टीममेट के टैलेंट को पहचानती है और वादा करती है कि मेन बहुत जल्द शिकस्त का मजा चखेगा। लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपने राइवल को जलील करने के अलावा जेट के अल्फाज पूरी टीम को एनर्जी का एक नया झटका देते हैं, खास तौर पर विल को। अगले दिन वो लॉकर रूम जाती है, जहां वो तमाम प्लेयर्स को पिछली रात के उसके रवैये पर हैरान पाती है। जेट फिर टीम को वैल्यू ना करने पर सबसे माफ़ी मांगती है और उनकी मदद मांगती है, क्योंकि सिर्फ मिलकर ही वो रॉ बॉल चैंपियनशिप जीतेंगे। हर कोई ऐसा करने पर राजी हो जाता है, बशमूल कोच डेनिस, जो उन्हें मजीद सख्ती से ट्रेन करने के लिए तैयार है। इस बार कोच चाहता है कि हर प्लेयर अपनी ताकत का फ़ायदा उठाए, आर्ची से शुरू करते हुए, जिसे डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए।
अगला लेनी है, जिसे दूसरी टीम्स ने हमेशा उसके अनाड़ी अंदाज की वजह से कमतर समझा है। हालांकि कोच कहता है कि उसकी लंबी गर्दन की वजह से उसकी पहुंच है और उसे लंबे फासलों से बॉल डंक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेनी के बाद ओलिविया की बारी आती है, जो हमेशा अपने टैलेंट के बारे में इनसिक्योर रही है और अक्सर ऑनलाइन बुरे कमेंट से मुतासिर होती है। इस वजह से डेनिस प्लेयर को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से मना करता है और उसे ऑफेंसिव प्लेस पर अपनी रफ्तार इस्तेमाल करने को कहता है। जहां तक मोटो का ताल्लुक है, लेनी मोटो कमोडो ड्रैगन को एक फोकस नज़र से देखता है और उसे पैगाम मिल जाता है कि वो हमेशा गेम पर फोकस रहेगा। उसके बाद जेट को ट्रेन करने का वक्त है, जो कोर्ट में हमेशा एक अकेला भेड़िया रही है, लेकिन अब उसे टीम के तौर पर काम करना और पासेस देना सीखना होगा। आखिरकार विल के पास शायद ओपोनेंट्स को हराने के लिए कद या ताकत ना हो, लेकिन उसके पास एक शार्प शूटर का टैलेंट है, जो कोर्ट में कहीं से भी शॉट्स मार सकता है। ट्रेनिंग सेशंस थका देने वाले हैं, लेकिन वक्त के साथ प्लेयर्स मिलकर काम करना सीख लेते हैं और ये चैंपियनशिप में जीत में बदल जाता है। थॉर्न्स सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाती है और एक पार्टी में मिलकर सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं जब जेट को फ्लो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए एक तरफ बुलाती है। टीम मैनेजर फिर रिवील करती है कि उसने थॉर्न्स को सबमर्ज सिटी टीम को बेच दिया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्लेयर्स चैंपियनशिप में आगे बढ़ेंगे, इसलिए उसने सोचा कि टीम को बेचना और सारे पैसे रखना बेहतर है। हालांकि नए मालिकान टीम को पूरी तरह से ओवरहॉल करना चाहते हैं और पुराने प्लेयर्स को साइन करने का इरादा नहीं रखते, बशमूल जेट। प्लेयर ये जानकर शॉक हो जाती है और उसे एहसास हुए बिना विल सब कुछ सुन लेता है और कहता है कि उन्हें टीम को बताना होगा। हालांकि जेट उसे मना करती है, ये कहकर कि अगर उन्हें पता चला तो वो फोकस खो सकते हैं और सेमीफाइनल हार सकते हैं। कुछ दिन बाद शिवर्स के खिलाफ खेलने का वक्त आता है और जबकि आर्ची और बाकी सब एक्साइटेड हैं, जेट और वुल सच छुपाने पर नर्वस हैं। गेम आखिरकार शुरू होता है और थ्रॉन्स टीम को ये एहसास होने में देर नहीं लगती कि कुछ गड़बड़ है। जेट बाकी प्लेयर्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती और सामने वाली टीम इसका फ़ायदा उठाती है और बड़ी आसानी से पॉइंट्स बनाती जाती है, जिससे पैंथर मज़ीद नर्वस हो जाती है। जब गेम हालात से ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो विल पूरी टीम को इकट्ठा करता है और टीम के बिकने का सारा सच बता देता है। उनके पास इस टीम में सिर्फ आखिरी 2 गेम्स बची होती है। जब ग्रुप इस बात पर बहस कर रहा होता है कि अब क्या होगा, तो जेट की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो कहती है कि वो हर हाल में ये गेम जीतेगी। जैसे ही रेफरी गेम दोबारा शुरू करता है, पैंथर बॉल लेती है और एक बास्केट स्कोर करती है, लेकिन वो अब भी शिवर्स से 10 पॉइंट्स पीछे होते हैं। जेट फिर अकेले खेलना शुरू कर देती है, हर बुरे पास का फ़ायदा उठाती है और बाकी टीम को गेम से बाहर ही कर देती है। गेम पलटने के लिए जब सिर्फ 1 पॉइंट बचा होता है तो विल बॉल पकड़ता है और बास्केट की तरफ भागता है। खुद को अपोजिंग टीम से घिरा हुआ पाकर वो जवान लड़का आर्ची से मदद मांगता है, जो बर्फ वाले कोर्ट पर छलांग मारता है, जिससे बर्फ का एक टुकड़ा विल को सीधा बास्केट की तरफ उछाल देता है। मगर जैसे ही वो स्कोर करने वाला होता है, जेट बीच में आ जाती है, उससे बॉल छीन लेती है और जीतने वाला पॉइंट स्कोर कर देती है। थ्रॉन्स गेम जीत चुकी होती है और ग्रैंड फाइनल के लिए तैयार होती है, लेकिन विल और बाकी सब जेट की इस हरकत से नाराज़ होते हैं और टीम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हर प्लेयर अपनी अपनी राह निकाल लेता है और ग्रैंड फाइनल में थ्रॉन्स की शिरकत मुश्किल लगने लगती है। इसी दौरान विल वाइनलैंड वापस आ जाता है और केज में ट्रेनिंग करता है, ये सोचकर कि उसे प्रोफेशनल खेलने का मौका अब कभी नहीं मिलेगा। मगर जब वो शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जेट कोर्ट पर आती है और उसे वही स्नीकर्स देती है जो उसने किराया भरने के लिए बेच दिए थे। वो अपने रवैये पर माफ़ी भी मांगती है और बताती है कि वो क्लॉ ट्रॉफी जीतने के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना ही भूल गई थी। विल इसकी माफ़ी कबूल कर लेता है और फिर दोनों बाकी प्लेयर्स से बात करने जाते हैं ताकि आखिरी बार टीम को इकट्ठा कर सके। आखिरकार फाइनल मैच का वक्त आ जाता है जहां थॉर्न्स का सामना वोल्केनोस टीम से होता है, एक ऐसे कोर्ट पर जो लावा और शोले से भरा होता है। लाइव ब्रॉडकास्ट की वजह से मेन पहले ही चिढ़ा हुआ होता है और वो थॉर्न्स को हराने और जेट और विल को जलील करने के लिए पहले से ज़्यादा पुरज़्म होता है। दोनों टीम्स अपने बेंचेस पर इकट्ठा होती हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जब तक कि पोजीशंस लेने का वक्त नहीं आ जाता। पूरा स्टेडियम सांस रोके बैठा होता है। रेफरी गेम शुरू होने का इशारा करता है और बॉल हवा में उछाली
जाती है। लेनी पहले बॉल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेन उससे बाजी ले जाता है, आगे बढ़ता है और विल के घुटने पर मारकर गेम का पहला पॉइंट स्कोर कर लेता है। इसके बावजूद वो जवान लड़का डरता नहीं है और थॉर्न्स एक टीम की तरह काम करती है, जहां जेट आर्ची को बॉल पास करती है ताकि स्कोर बराबर किया जा सके। पहला हाफ बराबरी पर खत्म होता है, जिससे मेन आग बगोला हो जाता है और अपनी टीम को हुक्म देता है कि किसी भी तरह स्कोर बढ़ाओ। दूसरा हाफ शुरू होता है और जैसे ही विल को बॉल मिलती है वो स्कोर करने के लिए दौड़ता है, लेकिन मेन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आता है। उस छोटे बकरे को बचाने के लिए जेट उसके सामने आ जाती है, लेकिन मेन उसे धक्का देता है और उसकी टांग टूट जाती है। गेम रोक दी जाती है और जेट को फौरन इन्फर्मरी ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि उसके घुटने पर चोट आई है। अगर उसने खेलना जारी रखा तो उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है और उसका करियर खत्म हो जाएगा। अपनी बेहतरीन प्लेयर के बाहर होने पर टीम को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन विल उन्हें हौसला देता है, क्योंकि जैसा उसकी मां ने उसे सिखाया था, उन्हें हमेशा बड़े ख्वाब देखने चाहिए। जेट उस जवान बकरे की बात से राजी हो जाती है और हालांकि वो खेल नहीं सकती, वो बेंच पर रहकर पूरी गेम उन्हें सपोर्ट करने का फैसला करती है। दोनों टीम्स कोर्ट पर वापस आती हैं और जब जेट नजर आती है तो तमाशाई तालियों से उसका इस्तकबाल करते हैं, जो उसके टैलेंट और कोशिश को पहचानते हैं। इस हौसले के साथ थॉर्न्स गेम के लिए तैयार होती है और मोटो जेट की जगह लेता है। गेम जारी रहती है और तीसरे क्वार्टर के आखिरी सेकंड्स में विल बॉल पकड़ता है, उसे जमीन पर मारता है और ओलिविया रिबाउंड लेती है और उछलती है। मेन भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया अपने परों यानी विंग्स का इस्तेमाल करके हवा में तैरती है, बॉल पकड़ती है और बास्केट की तरफ उड़ती है, पॉइंट स्कोर करती है और उस पागल के मुंह पर लात भी मारती है। आखिरकार चौथा और आखिरी क्वार्टर आता है, जहां स्टेडियम अपनी शक्ल बदल लेता है और लावा की वजह से चट्टानें ऊपर उठने लगती हैं। जमीन काफी अनस्टेबल होने की वजह से थॉर्न्स के लिए गेम मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते और विल बॉल के साथ मैच दोबारा शुरू करता है। एक बार फिर मेन उसकी तरफ झपट्टा मारता है और जवान बकरा जितनी तेजी से हो सके बास्केट की तरफ भागता है, लेकिन ओपोनेंट उसे धक्का देता है और वो चट्टानों से जा टकराता है। इतनी बदतमीजी के बावजूद रेफरी फाउल नहीं देता, जिससे आर्ची को गुस्सा आ जाता है और वो मेन को टक्कर मारता है। कोर्ट पर लड़ाई शुरू हो जाती है और आर्ची की इस हरकत की वजह से रेफरी उसे बाकी मैच के लिए बेंच पर भेज देता है। एक प्लेयर कम होने की वजह से थॉर्न्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती, लेकिन जेट अपनी चोट के बावजूद दोबारा गेम में आने का फैसला करती है। कोई और रास्ता न होने पर डेनिस उसे खेलने देता है और एक नया प्ले दिखाता है जो टीम को जीत की तरफ ले जा सकता है। टीम कोच की हिदायत पर अमल करती है और कोर्ट पर वापस आती है, जहां स्कोर वॉल्केनोज के 114 और थॉर्न्स के 112 होते हैं। गेम में सिर्फ 20 सेकंड बचे होते हैं। रेफरी खेल शुरू करने का इशारा देता है और मोटो सबसे पहले बॉल हासिल करने में कामयाब होता है। कोर्ट ऊंचा होने के बावजूद वो ओलिविया को पास देता है, जो ओपोनेंट को डॉज करती है और लेनी को पास देती है। अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हुए वो बॉल को ऊपर उछालता है और मेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विल सर मारकर उसे दूर कर देता है। आखिर में जेट हिम्मत दिखाती है और हवा में बॉल पकड़ लेती है, मगर जैसे ही वो जमीन पर गिरती है वो अपनी चोट वाली टांग पर गिरती है, जिससे उसकी हड्डी मजीद टूट जाती है। वॉल्केनोज टीम उसका शॉट रोकने के लिए सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन जब जेट मूव करने की कोशिश करती है वो अपनी दुम इस्तेमाल करके बॉल विल को पास कर देती है। जवान बकरा उसे पकड़ता है और मेन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विल एक 3 पॉइंट शॉट मारता है, जिससे बॉल कोर्ट के सबसे ऊंचे हिस्से तक जाती है। हर कोई उम्मीद से देख रहा होता है जब तक कि बॉल बास्केट की तरफ नीचे नहीं आती और नेट से गुजर जाती है और थॉर्न्स टीम गेम पलट देती है। फैंस इस ड्रामेटिक जीत पर पागल हो जाते हैं और इतने सालों बाद जेट और उसकी टीम क्लॉ ट्रॉफी घर ले जा सकते हैं। पैंथर विल का शुक्रिया अदा करती है और ग्रुप फैसला करता है कि वो वाइनलैंड शहर के पुराने कोर्ट पर फैंस के साथ जश्न मनाएगा। उन सब लोगों से घिरा हुआ जिन्होंने उसे अपनाया था, विल एक स्पीच देता है जहां वो टीम, फैंस और खास तौर पर अपनी मां का शुक्रिया अदा करता है, जिसने उसे कभी अपने ख्वाब छोड़ने नहीं दिए। ग्रुप मायूस होता है कि वो अब थॉर्न्स का हिस्सा नहीं रहेंगे, मगर मोटो उन्हें सरप्राइज देता है और कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ये रिवील करते हुए कि वो टीम का नया मालिक है। वो बताता है कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ऊनो की एक सख्त गेम जीतकर हासिल किया है और अब पूरी टीम को दोबारा साइन कर लिया गया है। विल और उसके दोस्त एक और जीत का जश्न मनाते हैं और जवान बकरे को पूरा यकीन होता है कि उसकी मां जहां भी है उस पर बहुत फख्र कर रही होगी।